हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ाने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले की 3 टेंसेस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। तो बात करते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या फिर कंटिन्यूअस टेंस की। ये सबसे पहले आपको जो है ना ये समझना होगा कि ये जो कंटिन्यूअस लफ्ज़ है इससे क्या मतलब बनता है टेंस में। मैं अगर आपको कंटिन्यूअस टर्म थोड़ा सा समझाऊँ तो इसमें जो है ना कंडीशन आती है। जब भी आप किसी एक्शन को कंटिन्यूअस फॉर्म में बताते हो तो आप एग्जैक्टली ये कहते हो कि ये टेंस किसी टाइम में स्टार्ट हुआ, चला और फिर एंड जो है ना हमेशा से अननोन रहता है उसमें। यानी आपको या तो खुद नहीं पता होता कि इसका एंड क्या हुआ होगा, या फिर अगर आपको पता भी है सो यू डोंट वांट टू टेल एग्जैक्टली, अब बताना ही नहीं चाहते कि उस पर जो है ना किस तरह का एंड हुआ होगा। तो इन दो केसेस में जो है हमेशा से कंटिन्यूअस टेंसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगेन इसके अलावा इसके और भी बहुत सारी यूजेजेस हैं बट हम उसकी ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह इसी वीडियो में। आप वीडियो शुरू से आखिर तक देखें। पहले मैं इसका बेसिक यूजेज बताऊंगा और उसके आगे जब जैसे ही मैं सारे सेंटेंसेस बना देता हूँ एक दफ़ा, सो आई विल जस्ट टॉक अबाउट रेस्ट ऑफ द यूजेजेस जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होंगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना है। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसमें मैंने कई सारी चीज़ें आपको बताई कि कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और किस सेंस में हम उसे यूज़ करते हैं। अब अगर आप इसके टाइटल को देखो हमेशा जब आप टेंस समझते हैं तो आप उसके टाइटल को पहले कंसीडर, मतलब किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई और इंग्लिश से हटकर कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो उसमें सबसे ज़रूरी होता है कि उसके टाइटल को बहुत अच्छे से समझ जाना। तो उसका टाइटल समझें। पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, पास्ट। सो पास्ट मीन्स ये कोई ऐसा काम है जो कि पास्ट में हुआ होगा, एंड राइट आफ्टर दैट इट इज़ कंटिन्यूअस। सो इट मीन्स ऐसा एक काम, ऐसा एक एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही जारी रहा, चलता रहा। स्टार्ट हुआ, जारी रहा, एग्जैक्टली या तो आपको पता नहीं या आप बताना नहीं चाह रहे कि वो एक्शन कब खत्म हुआ। सो आई बिलीव ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो पास्ट कंटिन्यूअस, कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो और फिर कंटिन्यू रह जाए, ठीक है ना, ये आपके पास क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाया जाएगा। सो लेट्स जस्ट राइट द बेसिक यूज। ऑलराइट, तो बात करते हैं ज़रा यूजेजेस के। इसका अगर मैं बेसिक यूज़ आपको बताऊं, पास्ट कंटिन्यूअस कब इस्तेमाल होता है, जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हो एंड इट रिमेन्स प्रोग्रेसिव इन द पास्ट, यानी वो पास्ट में ही स्टार्ट हो और पास्ट में कंटिन्यू रह जाए। इसका आपको स्टार्टिंग टाइम एग्जैक्टली आइडिया ज़रूर होगा, यानी इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा होगा कि पास्ट में किस टाइम में स्टार्ट हो सकता है या हो सकता था इनफैक्ट, ठीक है ना, तो उसका आपको पता चलेगा। बट अगेन प्रोग्रेसिव की वजह से आपको ये नहीं पता चल सकता कि कब एंड हुआ है, ठीक है। दिस इज द बेसिक यूजेज। अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसका बिल्कुल एक ही यूज़ नहीं है, इसके अलावा हम इसकी यूजेज देखेंगे एंड में। तो आपने वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है ताकि आपको उसकी यूजेजेस का भी अच्छे से अंदाज़ा हो सके। ये बिल्कुल बेसिक यूजेज है जिसका आप सहारा लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो, अपना बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, जब हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो उर्दू के टर्म्स में हमेशा इस तरह के अल्फाज आएंगे, यानी रहा था, रही थी और रहे थे, ठीक है ना। मैं खाना खा रहा था और हम बातें कर रहे थे, ठीक है ना। इसी तरह से मैं एक काम कर रहा था। इन सारे एक्शंस को अगर आप देखो, इनमें आपको ये आइडेंटिफिकेशन ज़रूर मिलेंगी उर्दू सेंटेंसेस में। तो अगर ये आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, इट मीन्स यही आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और आप इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए यही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे। आपका जो भी एक्शन है उसका आईएनजी फॉर्म होना चाहिए और ये सारी बातें जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ आप फॉलो करोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द हेल्पिंग वर्ब। इसके हेल्पिंग वर्ब वॉज एंड वर हैं। अब ये वॉज एंड वर अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं, यानी ये कौन से वर्ब्स हैं, ये बेसिकली बी फॉर्म्स होते हैं। बी फॉर्म्स क्या है, बी फॉर्म्स बी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म को कहा जाता है, ठीक है ना। यानी बी का फर्स्ट फॉर्म बी होता है, उसका सेकंड फॉर्म क्या है हमारे पास, वॉज और वर। उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा हमारे पास, बीन। उसका आईएनजी फॉर्म, तो बी के साथ आईएनजी लगते हुए ये क्या बन जाता है, बीइंग। और इसका फिफ्थ फॉर्म एस फॉर्म जिसे कहा जाता है वो है इज, आर और फिर एम। ये हमारे पास इसके 5 पॉसिबल फॉर्म्स हैं। इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप इनको एक्टिव वॉइस में यूज़ करोगे इनका मेन वर्ब हमेशा इनसे आगे क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। और अगर आपने इन्हें पैसिव वॉइस में यूज़ किया तो इनका मेन वर्ब हमेशा क्या होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब होगा। ये हमारे पास पैसिव का केस है और जब आप उसको आईएनजी फॉर्म्स में देखोगे वो हमेशा एक्टिव के केस को रेफर करेगा। ऑलराइट, अब हम ऐसा क्यों करते हैं, हमें आईएनजी फॉर्म ही क्यों लेकर आना है। जितने भी कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे उनको रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका होता है कि आप उसका जो मेन वर्ब है वो क्या करें, आईएनजी फॉर्म में लिखें। तो अगर आप उसके आईएनजी फॉर्म को यानी उसका जो मेन वर्ब है वो आप आईएनजी फॉर्म में लेकर आते हैं तो उससे वो टेंस कंटिन्यूअस, यानी वो एक्शन हमारे पास एक जारीशुदा एक्शन, कंटिन्यू एक्शन में काउंट किया जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि हमारा जो मेन वर्ब होगा हमेशा क्या होगा, एक आईएनजी फॉर्म होगा। और वो किस वजह से आएगा, वो इस वजह से आएगा कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो डिज़ाइन ऐसे हुए हैं।
तो इसलिए ग्रामर, यानी मैंने पहले बताया था ग्रामर रूल्स एंड रेगुलेशन को कहते हैं। रूल ये है कि आप कंटिन्यूटी को आईएनजी फॉर्म से रिप्रेजेंट करोगे, और आईएनजी फॉर्म को बेसिकली एक बी फॉर्म ऑफ द वर्ब ही ला सकता है। हम बी फॉर्म्स की मदद से एक आईएनजी फॉर्म ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब का इस तरह का इंतखाब किया कि जिससे मैं क्या कर सकूं, आईएनजी फॉर्म्स को आसानी से यूज़ कर सकूं। सो होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने बी फॉर्म्स को ही अपने हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर क्यों कंसिडर किया। और एक और चीज़, अब अगर आप यहाँ फोकस करो, मैंने बी फॉर्म्स का भी सेकंड फॉर्म पिक किया है। ये हर एक हेल्पिंग वर्ब टेंस आइडेंटिफाई करता है, और अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पढ़ोगे तो इंशाल्लाह मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको ज़रूर पता चलेगा कि किस तरह से हेल्पिंग वर्ब्स टेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म हमेशा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये यहाँ से सेकंड फॉर्म पिक ही इसलिए किया क्योंकि हमारा टेंस पहली बात पास्ट है। हर पास्ट टेंस को अगर आप देखें, हर पास्ट टेंस उसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो जहाँ से भी आया है वो बेसिकली उसका सेकंड फॉर्म होगा। आप इसको बेशक अभी चेक कर सकते हैं, डबल चेक करें इसको, कि आपको हमेशा सेकंड फॉर्म ही नजर आ रहा होगा। सेकंड फॉर्म बने ही पास्ट टेंसेस के लिए, तो यहाँ पे हमने बी फॉर्म्स का सेकंड फॉर्म उठाया क्योंकि हमें पास्ट टेंस चाहिए। बी फॉर्म से हमें आईएनजी फॉर्म्स मिल सकते हैं, तो इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी वॉज एंड वर्क को अगर आप देख लो एक्टिव वॉइस में कहीं भी यूज होते हुए, तो आप कॉन्सेप्चुअली इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये कौन सा टेंस कहलाया जा सकता है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर्क क्यों है, और एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बता दिया है, और क्यों हम इस तरह से इनको यूज़ करते हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब बनाते कुछ सेंटेंसेस, उसके बाद उसके यूजेस देखते हैं ताकि आपको इसका अच्छा आइडिया मिल सके। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस में सबसे पहला सेंटेंस आपके सामने पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, ही वाज लाफिंग एट देम। ठीक है, तो वो उन पर हंस रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखो, वही रहा था आइडेंटिफिकेशन आपको मिल रही होगी। तो आप यहाँ पे देखें, ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, वॉज ना बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है। मेन वर्ब कहाँ है, कहाँ से आया हुआ है, किस फैमिली से बिलोंग करता है, बी फॉर्म से बिलोंग करता है। बी फॉर्म से जब बिलोंग करता है तो आप इसके आगे देख रहे होंगे कि इसका मेन वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। सो द रूल इज वेरी क्लियर कि जिस रूल पे हमने वो बात की थी हम यहाँ पर जरूर डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इट्स नॉट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऑप्शनल। अगर ऐसा कोई वर्ब होगा यानी ट्रांजिटिव वर्ब हमें मिलता है तो वहाँ पे हम जरूर ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, बट जब तक हमें ट्रांजिटिव वर्ब नहीं मिलता हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, रूल ही नहीं है, किसी भी रूल के तहत आप ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस देखिए, दे वर एंजॉयिंग वेकेशंस देयर, वो वहाँ छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर भी आपको वही सेम आइडेंटिफिकेशन मिल रहे थे, ये मिल रहा है ना आपको। सो स्ट्रक्चर क्या है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने सिर्फ नॉट नहीं लगाया, सो लेट मी जस्ट पुट नॉट। और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर भी नॉट जरूर लगेगा, यानी नॉट ही से सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। होता ये भी पॉजिटिव है। अगर आप टाइप्स ऑफ सेंटेंस में देखो, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस को, वही एक ही बात है। तो पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, उसके स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस ही है, बट अगेन सिर्फ यहाँ पर नॉट की वजह से हम क्या कहते हैं, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सो नेगेटिव सेंटेंस से बेहतर ये होगा कि आप नेगेटिव स्टेटमेंट इसे कह लें, आपका कॉन्सेप्ट जो है ना ज़्यादा इससे क्लियर रह सकता है। इसी तरह आप एक क्वेश्चन देखें, अगेन वही रूल था, मैंने बताया था ना। अब यहाँ पर देखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो ये सब्जेक्ट है मेरा, यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, बट आसान तरीका कि आप हेल्पिंग वर्ब को शुरू में जम करा दें, और मैंने ऐसा ही किया। जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आता है तो आपका जो भी सेंटेंस होता है वो एक इंटरोगेटिव यानी सवाल पूछने वाला जुमला बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, वर यू सिंगिंग सॉन्ग्स इन द कॉन्सर्ट, क्या आप कॉन्सर्ट में गाने गा रहे थे। तो ये भी एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये क्वेश्चन बन चुका है, तो इसका आंसर ऑफ कोर्स यस या फिर नो से दिया जाएगा। इसी तरह आप अगेन देखिए, आगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ये एक फॉर्मल सेंटेंस है, तो इसको भी मैंने ऐसे ही बनाया है। आप इसमें भी सॉरी, ये एक फॉर्मल नहीं बल्कि ये एक इनफॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है ना, आप इसको इनफॉर्मल सेंटेंस कंसीडर कर सकते हो। सो दिस इज एन इनफॉर्मल सेंटेंस, क्योंकि इसमें नॉट कॉन्ट्रैक्शन हुई हुई है। फॉर्मल और इनफॉर्मल का फ़र्क यही है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉट ऐड होता है। सो हमने यही किया, हमने एक नॉट ऐड किया और वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया, छोटा कर दिया। जब वो छोटा हो गया, सो इट मीन्स ये एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव इनफॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है ना, जो कि छोटों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सो वरंट वी फॉलोइंग देम, क्या हम उन्हें फॉलो नहीं कर रहे थे। और इसी तरह से अगर मैं कोई सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज़ करूँगा तो मैं कैसे यूज़ करूँगा, मैं ऐसे यूज़ करूँगा कि वॉजंट ही फॉलोइंग देम। सो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ इन हेल्पिंग वर्ब्स का हमेशा अपने ख्याल रखना है। एक चीज़ जो कि मैं शायद शुरू में बताना भूल गया, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब वॉज के साथ हमेशा सिंगुलर केसेस आपको मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पर हमेशा से आई मिलेगा, ही मिलेगा, शी मिल सकता है, ठीक है ना, इट मिल सकता है, या कोई भी अदर सिंगुलर नेम मिलेगा। लिखा मैंने था, मैंने सिर्फ उसे डिस्क्राइब नहीं किया, मुझे अभी याद आया इसलिए मैंने यहाँ पर इसे डिस्क्राइब किया।
इसके अलावा आपको यहाँ वर्ब भी नज़र आ रहा है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल केसेस को फॉलो करता है, ठीक है। यानी आपको जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स मिलेंगे वो यू हो सकता है, यू प्लूरल होता है, इसके अलावा वी है, इसके अलावा दे हो सकता है, ठीक है ना, या कोई भी और प्लूरल नेम अगर आपको नज़र आए, स्टूडेंट्स, क्लासेस, पीपल, ये सारे प्लूरल हैं, तो इनमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने वाला है इन सेंटेंसेस में वो हमेशा वर्ब होगा। तो इनका ज़रूर ख्याल रखें, इसी तरह से सेंटेंसेस बनाते जाएं। अब WH क्वेश्चन रहता है, तो WH अगेन पिछली सेंटेंसेस में भी मैंने बता दिया था, इट्स वेरी ईजी। अगर मैं यहाँ पर इस सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन को लूँ तो मैं इसको WH बना सकता हूँ कि नहीं, वेयर, यस ऑफ कोर्स, वेयर वर यू सिंगिंग सॉन्ग्स इन द कॉन्सर्ट, ऑलराइट। सो कॉन्सर्ट में अगेन वेयर, आप कहाँ जो है ना सिंगिंग कर रहे थे, बहुत सारी जगह थी, आपने कहाँ पे सिंगिंग की। इसी तरह से आप यहाँ इसको भी कर सकते हो, ठीक है ना, वाई कर सकते हो, वाई वरंट वी फॉलोइंग दैम, ऑलराइट, हम उन्हें क्यों फॉलो नहीं कर रहे थे। सो WH बनाने का आसान तरीका, एक ऑलरेडी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले और उसके साथ WH वर्ड अटैच कर लें, वो एक WH क्वेश्चन बन जाता है। और काफ़ी लोग इसमें मिस्टेक भी करते हैं, वो हमेशा WH के आगे सब्जेक्ट को रख रहे होते हैं। अगर आप WH वर्ड के आगे सब्जेक्ट रखोगे, याद रखें वो एक कंजंक्शन कंसिडर होता है, वो एक इंटरोगेटिव वर्ड यानी इंटरोगेटिव WH वर्ड कभी नहीं कंसिडर होगा। तो आपने इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। ये वो सेंटेंसेस है जिनका अगर आप इस्तेमाल कर लें सो आई बिलीव आपको बहुत अच्छे से टेंस समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं इसके कुछ एडिशनल यूजेजेस, वो कौन से यूजेजेस हैं जो कि बेसिकली डेली लाइफ से रिलेट करते हैं और आप इस टेंस को वहाँ यूज़ कर रहे होते हो। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। इन सेंटेंसेस से अब हमें किस चीज़ का अंदाज़ा होगा, इसके एडिशनल यूजेजेस का। सबसे पहला यूज इसका क्या आता है कि हम इसे ओवरलैपिंग एक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ओवरलैपिंग एक्शन यानी एक काम के होते हुए किसी दूसरे काम का हो जाना। यहाँ पे हमेशा याद रखें कि पास्ट प्रोग्रेसिव के साथ यानी पास्ट कंटिन्यूअस के साथ हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे हमेशा से पास्ट कंटिन्यूअस के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होगा। और ये दो टेंसेज ऑलमोस्ट एवरी यूज़ में साथ साथ चलने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें, आई वॉज गोइंग टू द हॉल, ठीक है ना, ये गोइंग का जो एक्शन था ये अभी हो ही रहा था कि व्हेन आई मेट हिम, ठीक है ना, तो ये क्या हुआ, ओवरलैपिंग एक्शंस में यूज़ हुआ, ठीक है। इसी तरह का और एग्जांपल मैंने दी है, ही वाज वर्किंग व्हेन शी कॉल्ड हिम, वो काम कर रहा था, ठीक है ना, ये अब एक काम हो रहा है, तो इस पर दूसरा काम क्या हुआ, बुलाने का, शी कॉल्ड हिम, तो ये ओवरलैप कर गया इस एक्शन को। इसलिए जब ओवरलैपिंग एक्शंस होते हैं वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा जो यूज़ है वो कहलाया जाता है स्टोरी बैकग्राउंड। तो आप स्टोरी बैकग्राउंड लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम नॉवेल्स पढ़ते हैं, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो उसमें आपको इस तरह की चीज़ें हमेशा से मिलती हैं। या फिर अगर आप कोई ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे हैं किसी बंदे की, या फिर कोई भी फिक्शनल स्टोरी आप पढ़ रहे हो, तो आपको वहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़रूर नजर आएंगी। द बर्ड्स वर सिंगिंग एंड द सन वॉज शाइनिंग। ये एग्जैक्टली स्टोरी नहीं है कि बर्ड्स वर सिंगिंग एंड यू नो द सन वॉज शाइनिंग, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टोरी। पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या है, दे बोथ फेल इन लव, दिस इज द एक्चुअल सेंटेंस जो कि हमने बोला था। लेकिन ये जो दो सेंटेंसेस यानी दो क्लॉजेज जो मैंने यूज़ किए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हुए, इससे एडवांटेज क्या होगा कि इससे यहाँ पे जो हमारी स्टोरी है उसको एग्जैक्टली बैकग्राउंड मिल जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि स्टोरी बैकग्राउंड के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इससे एक जो है ना एक सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। और मोस्टली स्टोरीज को जब भी बताया जाता है तो उसमें ये कोशिश होती है कि साथ साथ की डिस्क्रिप्शन भी हमेशा बताई जा सके। नरेटिव के साथ डिस्क्रिप्शन ज़रूर होती है, तो ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ साथ चल रही होती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ये मिल रहा होगा। इसके अलावा जो हमारा तीसरा यूजेज है वो क्या है, एम्फेसाइजिंग अ लेंथ इन द पास्ट। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर लेंथ को एम्फेसाइज कर रहे हो पास्ट में, तो आप वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, ही वॉज राइटिंग द इंटायर डे, तो मैं उसकी राइटिंग का जो एक्शन है वो पास्ट में कंटिन्यूअस था, लेकिन मैंने एक लेंथ एम्फेसाइज किया यहाँ पर। वो क्या है, द इंटायर डे, ही वॉज राइटिंग द इंटायर डे, वो लिख रहा था पूरा दिन या पूरे दिन वो लिखता रहा। तो ये लेंथ है बेसिकली एक डे के तौर पर जो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो वो मैं यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। सो दिस इज़ द थिंग कि आप इस तरह से इन यूजेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। ये वो एक्चुअल यूजेजेस हैं जिनका आप यूज़ करके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो आज से इन यूजेजेस को अपने जहन में रखकर राइट किया करें, और जहाँ पर आप रीडिंग करते हैं कहीं पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नज़र आ रहा है तो आप लाजमी चेक करें कि इनमें से कोई एक यूजेज तो वहाँ पर है या फिर नहीं। और इन्हीं यूजेजेस को आप जितना प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह उतना आपको जो है ना बेहतर आइडिया होगा, और उतनी ही अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, इस टेंस को सीख सकते हैं और बाकी किसी भी टेंस को आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ इसमें कोई और मजीद कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज कर सकते हो, एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।